मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान के अंदर एक जो इंतहाई सबसे ज़्यादा अहम मसला उभर के सामने आ रहा है वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद तालीमी निज़ाम के हवाले से जो खदशात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। हमारे तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में मेरिट का सत्यानाश होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे माशरे में जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं वहाँ पर इंतज़ामिया और असातिज़ा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात हैं जो शिद्दत अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे माशरे में एक रुझान है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, वो भी दिन ब दिन उभरता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, वो असातिज़ा को भी थ्रेट्स करना शुरू हो गए। हमारे माशरे में जो तालीमी रुझान है, ये जो हमारा फेलियर है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज के प्रोग्राम में मैंने मखसूस प्रोग्राम इसीलिए रखा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तालीमी निज़ाम के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर जो तालीमी इदारों के अंदर बदइंतज़ामी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ दो सीनियर माहिर तालीमदान मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर खानम साहब मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर काशिफ महमूद साहब भी मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हमारे माशरे के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो दिन ब दिन ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया की गफलतें भी अपनी जगह बरकरार हैं। आपका ताल्लुक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से, आपके भी यही मसाइल हैं जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया। बिल्कुल, आपका मैं पहले तो बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ यहाँ कह सकूँ। और बहुत ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। मेरा तालीमी इदारा है वो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पहले जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है ये उर्दू कॉलेज था और 2002 में ये उर्दू यूनिवर्सिटी का इसका क़याम अमल में आया था। अब्दुल हक कैंपस और गुलशन कैंपस को मिला के ये एक बड़ा इदारा बनाया गया था और ये इदारा जो है उर्दू ज़ुबान के उसमें है मकसद के लिए, बुनियादी मकसद ये था कि कौमी ज़बान का फ़रोग़ हो और ये वाहिद इदारा है जो कि फेडरल में है। उसके बाद से हम देखते हैं कि 2002 से लेकर और 2024 तक का जो ये तकरीबन 22 साल का अरसा है, इसमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है तकरीबन 15 वीसी तब्दील हुए हैं। मैं तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ताकि एक तो ये है कि जब आप सीनियर लोगों को बुलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं, हिस्ट्री होती है, तो और वो बार बार चीज़ें होती। तो तकरीबन 15 के करीब वाइस चांसलर जो हैं इसमें तब्दील हो चुके हैं और जब इतने ज़्यादा वाइस चांसलर तब्दील होंगे तो वो जो पॉलिसियाँ बनती हैं उसका तसलसल बरकरार नहीं रहता है और इंतज़ामी तौर पे इतनी तब्दीलियाँ, माली और वो सारे मसाइल थे इसके लिए और एड हॉक और इस तरह से। तो अभी जो हम इसकी सूरत हाल देखते हैं कि जितने वीसी आए हमारे पास, इसमें 15 वीसी में सिर्फ एक वीसी ऐसे थे डॉक्टर कैसर, वो 5 साल का अरसा पूरा कर सके अपना ना। और इसके अलावा जो है वो जो भी काबिल शख्स यहाँ आता था और वो कोशिश करता था कि यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कल्चर कॉलेज का चला आ रहा था पहले से, ज़ाहिर है कॉलेज एक तो जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कायम हुई है, सिंध यूनिवर्सिटी कायम हुई है, ये था कॉलेज। और कॉलेज से जब ये यूनिवर्सिटी बना तो जो वो होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पहले के लोग कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन एकदम से यूनिवर्सिटी बनने में ये चीज़ें थोड़ा सा मसला बनी। और उसके बाद जो है ये है कि काबिल लोग आए और उन्होंने बहुत कोशिश की कि करें, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। हमें वो जो आसानी है हमें वही चाहिए, हम आगे पढ़ना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम सिखाना नहीं चाहते, तो हम किसी को काम भी नहीं करना चाहते। देखिए किसी भी इदारे में जो है ना, कोई भी काबिल शख्स जब आ जाता है तो जो पीछे कमज़ोर लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो कोई उनकी वो है कि तालीमी की वजह से या किसी वजह से कमज़ोरी है, तो इंसान सीखता है, बढ़ता है आगे, तो वो ये करता है कि इसको भी पीछे करें हम, यानी उसको लेके आगे जाने की। तो यही मेरी यूनिवर्सिटी के साथ भी हुआ है।
तो मैम इसमें कौन अनासिर, कौन लोग ऐसे होते हैं जो मुलव्वस होते हैं, जो आगे नहीं काम करने देते, जिनकी विल नहीं होती कि भाई काम नहीं होना चाहिए? ये वो लोग होते हैं जो कि अपने फवाइद हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, आसानी से हासिल कर रहे होते हैं। जब कोई काबिल शख्स आ जाता है, वो ये देखता है कि यहाँ करप्शन हो रही है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। अगर कोई स्वीपर है तो वो झाड़ू नहीं लगा रहा है, माली है तो वो काम नहीं कर रहा है, टीचर है तो वो आके पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं किसी कुछ ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे, बहुत काबिल, लेकिन सब नहीं। तो वो आते हैं और चाय पी, कुछ तो ऐसे भी हैं जो होते हैं, मतलब सभी यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं कह रही हूँ मैं, हर जगह ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी एक क्लास ही नहीं ली होती है। जब आप पढ़ाएंगे नहीं, क्लास नहीं लेंगे, तो उसके बाद क्या आप क्या करेंगे अपने स्टूडेंट के साथ? आप सोचें, आप टीचर हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप आए नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं, अब इम्तिहान हो रहा है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप पास करेंगे, पास करेंगे, आप पास करेंगे। आपने फीड नहीं कराया। हम ये तालीम इसी तरह है जिस तरह आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, बढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा तवाना हो। मैम एक इंतजामी यूनिट में खास तौर पे जो सरकारी यूनिवर्सिटीज का एक इशू सामने ये आता है, मीडिया पे भी रिपोर्ट होते रहते हैं कि मेरिट का निजाम नहीं है, पेपर्स होते हैं पे सेटिंग हो जाती है, बच्चे पैसे देते हैं, ऑल द थिंग्स तो पास हो जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता भी है? बिल्कुल होता है। मैंने आपको अभी तो मिसाल दी ना कि जब आप पढ़ाएंगे नहीं, जब आप कोई काम नहीं करेंगे, आप इम्तिहान लेंगे, आप कहेंगे फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, मैं तुम्हें 80 नंबर दे दूंगा, मैं तुम्हें 70 नंबर दे दूंगा, आपने कुछ किया ही नहीं है ना। अगर मैं कोई ये बात नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी मिसाल में मैं किसी स्टूडेंट को एक नंबर भी इसलिए ज्यादा नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ आपके साथ मैंने मेहनत की है, ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो फिर मैं आपको करूंगी। अच्छा, एक और भी बात बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमारा डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और हमारा वाहिद डिपार्टमेंट है जिसको एफाजुर रहमान अवार्ड मिलता है, और वो हमारे सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और उनकी फैमिली हमारे 3 साल अब हो रहे हैं, 4थे साल में आ रहे हैं हम, वो अवार्ड देती है हमारे स्टूडेंट्स को, और वो होता है 2 लाख रुपए का। पहले एक ही मिलता था, अब 3 मिलने लगे हैं। तो अब ऐसे लोग भी ले जाते हैं, ओके, ठीक है, जो कि आ ही नहीं रहे हैं, पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, उसमें निग्लिजेंस क्या है? यानी ये है कि मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने 80 नंबर दे दिए, उसका ग्रेड तो वहां चला गया है ना। वो जब वो एग्रीगेट बनेगा, और वो जब एग्रीगेट बनेगा तो वो फिर ऐसे बच्चे को जाएगा कि जो कि डिजर्विंग भी नहीं है। तो ये और भी चीजें हैं। मैं चाहूंगी कि अब आप सर से बात, यही सवाल डॉक्टर काशिफ साहब के पास भी लेकर आना चाहूंगा। डॉक्टर काशिफ साहब, आप यूआईटी के प्रो वाइस चांसलर हैं, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप सुन रहे हैं ये जो मसाइल हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, क्या ये हमारा अलमिया नहीं है? हम तालीमी लिहाज से इतना पीछे जा रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट भी नहीं है, इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चे पैसे दे के पास हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप मौजूदा सूरत हाल को? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने शोज़ में बोली है मैंने। सर, आप यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मेरिट कहाँ है? मुझे वो जगह बताएं जहाँ मेरिट है, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा कि एक जगह ख़राब है ना, बाकी सब जगह सही है। मेरिट तो कहीं भी नहीं है। अभी आप मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आने में कितना टाइम लगता है? आप रोज़ाना आते हैं, बिल्कुल, तो आप सोच लें। अच्छा, अब सवाल आता है यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का। देखें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ा है, प्राइवेट से भी पढ़ा है, मैंने दुनिया की बेहतरीन जामियात से भी पढ़ा है, स्कॉलरशिप भी पढ़ा है। सो आप यकीन करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हाल अब ज़्यादा बुरे हैं, पहले इतने बुरे नहीं थे। अच्छा, अब वो जो मसाइल हैं, वो मसाइल क्यों हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अच्छा, लोग कराची यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी, कराची यूनिवर्सिटी तो शहर है। 50,000 बच्चा, 60,000 बच्चा पढ़ाना, देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अच्छा, किसी को बोले काम करें तो वो खड़े हो जाएगा कि मैं तो काम नहीं करूंगा, और आप उसको थोड़ा, जैसे मैडम ने बताया, मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली है। मैडम तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रहती है, मैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाह के भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरी तरह की नेचर का बंदा जो काम करवाना चाहेगा लोगों से, वो नहीं टैकल कर सकता। देखें, आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी सेट के साथ है, अगर आपकी एनर्जी गलत जगह जाया हो रही है तो आप काम तो नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल एक्चुअल यही, आप यकीन करें, हमारे पास बच्चा हर तरह का आता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी आता है जो ट्रांसफर कर रहा होता है या मिलता है हमें,
10 जगहों पे जाते हैं, हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनवाइट किए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ। यकीन करें बच्चे बताते हैं कि अगर 15 लेक्चर होने चाहिए थे 3 घंटे के, तो बच्चा कहता है कभी तारीख में 8-9 लेक्चर ज़्यादा हुए ही नहीं, यानी कि सोचें 50% बच्चे ने पढ़ा ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, एक बच्चा बेचारा ख्वाब के साथ आता है, उम्मीद के साथ आता है, पैसे खर्च करते हैं, वालदेन जो है अपना दिल गुर्दा काट के पैसा जमा कर रहे हैं, इतना महंगा है आजकल। उसके बाद वो बेचारा निकलेगा सब स्टैंडर्ड नॉलेज के साथ। एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का बच्चा जिसको बहुत कंट्रोल है, बहुत चेक एंड बैलेंस है, वो 15 लेक्चर पढ़ के आगे आएगा, और ये बच्चा 7 लेक्चर पढ़ के आगे आएगा, ये कैसे कंपीट करेगा? तो मुझे बताएं, जॉब जो है वो किसकी लगेगी, अच्छी नौकरी किसकी लगेगी? ये मसाइल है सर। आप यकीन कीजिए, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी अगर हो जाए ना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बात बताऊँ, आपको बहुत गलत फहमी में है वो सारे लोग जो ये समझते हैं कि मैं अगर सरकारी नौकरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ और सरकारी नौकरी में रहूँगा तो मेरी नौकरी रहेगी। मुझे ये बताएं, अगर बच्चा ही नहीं होगा पढ़ने के लिए तो किसको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? I mean, अभी आप मुझे बताएं, हमारे जो हालात हैं, पेंशन नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, सारे मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अगर नहीं होगी, आप कुछ ही नहीं कर सकते। सो बहुत बड़ा अलमिया मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे कई प्रोग्राम्स में आया, मैं 100% लिटरेसी बात करता हूँ, काम भी कर रहा हूँ माशाल्लाह उसके ऊपर। आप यकीन कीजिए कि हम जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को, तमाम लोग, उसके बाद वो बच्चा डिसग्रंटल्ड हो रहा है, पैसा खर्च करके वो पढ़ने आता है, उसको वो तालीम नहीं मिलती, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो बच्चा कहता है भाई इंटर के बाद जो है ना काम धंधे में लगो और शॉर्ट कोर्सेज करो, शॉर्ट कोर्सेज करके कुछ पैसा कमाओ। तो बहुत बड़ी तादाद बच्चा मेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन से निकल जाएगा अगले 2 से 3 सालों में। सो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, इस पर हमें बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पास AI टूल्स मौजूद हैं जो एक टीचर से अच्छा पढ़ा सकते हैं। मसला ये है कि अगर आप टीचर बन के पढ़ाएंगे तो फायदा नहीं होना। अगर आप एक आलिम बन के, मेंटोर बन के पढ़ाएंगे तो सर काबिल आलिम के पास जाना तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं। सर मगर ये मसाइल पे आपने तफसीली मुझसे गुफ्तगू की है, सर मसला क्या मौजूद है? विल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का आपने डिस्कस किया, तो सर ये मसाइल लेके आपकी मुलाकातें होती होंगी वज़ीर तालीम से, मिनिस्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के साथ, वहाँ से क्या जवाब मिलता है? सर देखें, एक तो मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं उनसे गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि ये रीज़न का मसले का रीज़न क्या? देखें, एक उस्ताद जो होता है ना, वो क्यों आता है तालीम में, उसको अब देखें, एक मुल्क है जिसमें सबसे कम तनख्वाह उस्ताद को मिलती है। यानी कि एक उस्ताद एक प्रोफेशनल इदारे में, यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, बच्चे को ग्रेजुएट कराता है प्रोफेशनल तालीम लेके, वो बच्चा अपने उस्ताद से ज़्यादा तनख्वाह के ऊपर नौकरी पे लगता है। ठीक है, सो उस्ताद तो बेचारा जो तालीम दे रहा है, बच्चे को एक हाई ग्रेड दे रहा है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, उसके महीने के एंड्स नहीं मीट करते। तो जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो आपके पास तालीम में पढ़ाने वाले अच्छे लोग कहां से आएंगे? आपके पास इस वक्त अलमिया यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो अनफॉर्चुनेटली जिसको नौकरी नहीं मिलती वो तालीम का शोबा ज्वाइन करती है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मेरे उस्ताद जो थे वो दिल और जान से मेहनत करते थे, यानी कि हमें टाइम पे नहीं आ रहे, डांट रहे हैं, डपट कर। आप आज बच्चे को डांट के देख लें, वो आपको बताएगा कि वो आपके ऊपर कौन सा हैरेसमेंट का इल्जाम नहीं लगाएगा, आप देख लीजिएगा। वो कहता है मेरी मर्जी, मैंने जैसे पढ़ना पड़े। अच्छा, दूसरा इसका बड़ा अलमिया कि जब आपके पास अच्छा टीचर आएगा तो वो सोच के आएगा कि मैंने पढ़ाना है। अब मसला ये, पीछे बच्चे को हमेशा एक खराब टीचर मिला है तो वो तो अज्यूम यही करेगा कि भाई अच्छा टीचर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो हमारे पास मसाइल हैं, इसके ऊपर एक सीरियस ओवरहॉल की जरूरत है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दोबारा रिइटरेट करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम सीरियस प्रॉब्लम में आएगा अगले 3 से 4 साल के बाद। मेरे अल्फाज आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, 3-4 साल और देख लीजिएगा, बहुत और कम टाइम है। यही सवाल मैम मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि सर ने तफसीली गुफ्तगू में बताया, जो सरकारी स्कूल्स की अगर हम बात करें, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हज़ारों बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मगर उनको उस तरह से वो तालीम नहीं दी जा रही कि वहाँ से कुछ सीख के ही नहीं निकल रहा है। तो मैम आपका ताल्लुक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, आपकी मुलाकातें जाहिर सी बातें होती होंगी, तो क्या जवाब मिलता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आपको? उनके पास इतना वक्त कहाँ है? उनके पास वक्त है तालीम की तरफ ध्यान देने का, या सुनने का, या किसी और चीज़ का? या हमारे मुल्क में जिस तरह का अभी चल रहा है, हालात चल रहे हैं कि जो मतलब सियासी चीज़ों पे ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं। मैं तो मीडिया की, जाहिर है मैं मीडिया की प्रोफेसर हूँ, तो आप कहीं भी देख लें एजुकेशन का आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। सियासी गुफ्तगू, सियासी ये, इसको कर दो, इसको कर दो, तो किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है।
कि जो है वो इस तरफ तवज्जो दें। और सारा मसला ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ भी ये मसला है कि कुछ लोग उनको कुछ और बताते हैं, जाके कुछ और बताते हैं। कोई पार्टी कुछ कह रही होती है, कुछ और कह रही होती है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए, वो वहाँ से नहीं होता है। लेकिन मैं अब फिर दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो आना चाहूँगी। आपने कहा कि ये सर ने कहा जैसे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है और चीज़ों को उस तरह से नहीं देखा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी जब अगर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, अगर मैं अपनी टीचर से ये कहती हूँ कि भाई आप आई नहीं, आपने पढ़ाया नहीं था, आपका सारा स्केड्यूल गलत हो गया, आपने 4.5 महीने आपका शेड्यूल था, उस शेड्यूल में आप जो है 6 से 7 दिन आई हैं, तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय हैं, आपके नहीं। जब आप एक हेड होते हुए आप ये बात सुने और आप जो है कंट्रोल ना कर सकें, अपने अकाउंटेबिलिटी ना कर सकें, ये मैं अपने लेवल पे बता रही हूँ। 4 साल से मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ अपने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और मेरी बड़े ख्वाब थे कि मैं मास कम्युनिकेशन का जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं इसको बिल्कुल जो है वो बहुत चेंज कर दूंगी। और जो भी इंसान सोचता है, अगर उसका बहुत ज़्यादा पैशंस होता है, तो मैं नहीं कर सकी इसलिए कि मेरी टीम ने मेरा साथ नहीं दिया। जो मैं चाहती थी कि जिस लेवल पे ही होना चाहिए, फिर भी हमने बहुत काम किया, कॉन्फ्रेंसेस कराई, 8 हमने कॉन्फ्रेंसेस करवाई, हमने लेक्चर करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करवाते रहते हैं। स्टूडेंट मेरे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो हैं वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, आप कहीं भी चले जाएंगे आपको यहीं के स्टूडेंट मिलेंगे। बहुत काम हुआ है, बाहर गए हैं स्टूडेंट हमारे, बहुत मेरे ख्याल से 200-250 हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के उससे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। कॉन्फ्रेंसेस में हम उनको भेजते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जो मेरा विजन था, मैं उस विजन तक नहीं पहुंच सकी जिस तरह मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। हमने सिलेबस को मुकम्मल चेंज किया, बिल्कुल जो है नया सिलेबस हमने, जो मॉडर्न जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करते हैं हमारा उससे भी ज़्यादा अच्छा है, हमने किया। लेकिन आप बना लें सिलेबस, पढ़ाने वाला मिलना चाहिए ना। अब हमारी यूनिवर्सिटी का यह हाल है कि मतलब ये 15 वीसी जब आए हैं और उन्होंने अपनी जितनी भी उनको काम नहीं करने दिया गया है, और जो एडमिन होता है, जो ट्रेजरर हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो कि अकाउंट्स में होते हैं, उन्होंने जिस तरह भी किया हो, जाहिर है अब जो भी कोई बाहर से जब आता है तो उसको पूरी यूनिवर्सिटी का पता नहीं होता है। आपको उन लोगों को लेके चलना होता है अपने साथ जो कि काम कर रहे होते हैं, और आपको उनसे काम भी करवाना होता है। अब वो जिस तरह के मशवरे देते हैं, जाहिर है वो जिस तरह के मशवरे देंगे कि सर ये ऐसा है, इस तरह के कर लें, ये फंड यहाँ से यहाँ कर दें, आप जो है वो जो पेंशन का फंड है वो तनख्वाहों में दे दें, आप जो आपका जो स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप का फंड है वो उसको यहाँ दे दें, वहाँ दे दें। तो ये एक सर्कल चलता चला आ रहा है, और उसकी वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी जो है फिर बुरहान का शिकार। अब इस सूरत हाल में ये है हमारी यूनिवर्सिटी में कि 20 महीने से हाउस सीलिंग नहीं है और तनख्वाह हमारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वीसी की निग्लिजेंस है, या मतलब जो काम कर रहे हैं, जो मतलब वो एडमिन डिपार्टमेंट है या जो भी है वो कर रहा है, उनकी निग्लिजेंस। पैसे नहीं है, पैसे नहीं होने की वजह भी मैं बताना चाहती हूँ। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है वो बोर्ड हुए, हमारे 2 बोर्ड हुए, और उन बोर्ड में जो है वो तकरीबन नॉन टीचिंग और टीचिंग 300-350 लोगों को बोर्ड हुआ, और वो भी थोड़ा मुतनाज़ा था। अच्छा, हुआ यह है हमारी यूनिवर्सिटी में कि जैसे एक जो है फुल फ्लैश वीसी आया, मतलब जो बाहर यूनिवर्सिटी से जिसकी रिक्वायरमेंट थी, और उसको बाकायदा उसको लेकर आया गया, और वो कैपेबल था, और उसने जो है आके निज़ाम संभाला। लेकिन ज़ाहिर है 1 साल, आधा महीना, 6 महीना उसको किसी न किसी तरह से उसको फारिग कर दिया गया, कि निकाल दिया गया, या वो खुद छोड़ के चला गया, ऐसे हालात पैदा किए गए। तो फिर ये होता था कि एक्टिंग वीसी ले आते, ठीक है।
अब जो इंतजामिया है हमारी, जो भी मतलब आपको पता है हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब वो इंतजामिया के नज़दीक होते हैं, या उनके पास ऐसे दुखती रग होती हैं कुछ लोगों की कि वो जो है वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जो है ना हम जो शख्स आया है उस पर कंट्रोल रखें। तो हमारे सर को भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जब कोई वीसी अपॉइंट होता है और वो चला जाता है किसी वजह से, तो फिर जो सबसे सीनियर होता है प्रोफेसर लेवल पे, जो सबसे सीनियर होता है उसको एक्टिंग वीसी बना देते हैं। अच्छा, वो अंदर का बंदा होता है, ठीक है, उसको सब जानते हैं, वो भी सबको जानता है कौन क्या है क्या नहीं है, और उसको किस तरह से कैप्चर करना है ये भी वो जानते हैं। फिर वो अपनी मर्जी से उससे अपने काम करवाते रहते हैं। उसको लालच ये देते हैं कि आपको 6 महीने के लिए एक्टिंग किया है, हम जो है आपको एक और एक्सटेंशन दिला देंगे, हम आपको एक और एक्सटेंशन दिला देंगे। इस तरह से जो है वो 3-3, 4-4 साल तक जो एक्सटेंशन दिलाते चले गए, और वो काम जो है तो अब वो भी आराम से है, ठीक है। उसको क्या है, उसने बोला है मैं जितना खा कमा सकता हूँ कर सकता हूँ, जितना है वो मैं वो कर लूँ, जितना मुझे तो यहाँ से वो हट ही जाना है। तो ये सारा इस वजह से फिर हमारा बोर्ड हुआ। बोर्ड में इन्होंने जो है वो तकरीबन, मुझे सही से तादाद याद नहीं है, 300 के 350 ये जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के वो उन लोगों को उनका बोर्ड हो गया। जो भी हुआ गलत सही झूठ सच जैसे भी, आपको पता है कैसे होती हैं अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस वगैरह। खराबी यहाँ हुई कि एक सिस्टम होता है कि अब जब आप एम्प्लॉय को लेते हैं तो उसकी तनख्वाह मंजूर करवाते हैं, उससे पहले आप नहीं दे सकते, उसका बजट मंजूर होता है। बजट मंजूर होने के बाद जो है वो आप किसी को भी सैलरी दे सकते हैं। हमारे जो एक्टिंग वीसी थे उन्होंने HEC से उनकी सैलरीज अप्रूव नहीं कराई, उनको सैलरीज जारी कर दी। अच्छा, आप देखें, आपको मैंने नौकरी दी, ठीक है, आपका कसूर नहीं है, आपको दी, आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये आपका हक है। आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इंतजामिया क्या करती है, ये उसका काम है। अब वो 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 साल से वो बेचारे काम कर रहे हैं, और उनकी रोजी है वो सारे लोग खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हैं, सबकी गलत प्रमोशन भी नहीं हुई है कि वो गलत प्रमोशन पे आए हों, लेकिन वो मुसीबत में आए हुए हैं। अच्छा, एक तो ये उनकी मुसीबत है, दूसरी मुसीबत ये है कि बजट अप्रूव नहीं है। अब आप बताइए, एक एलोकेटेड बजट है हमारे पास, और उस एलोकेटेड बजट में मतलब आप मेरी तनख्वाह जो है 10,000 रुपए है, ठीक है, और उस 10,000 की बजाय मुझे 10 लाख खर्च करने हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है, हमें बजट मिल रहा है इतना, और हम जो बजट मिल रहा है अब मुझे मिला, जो हम रेगुलर हैं, जो हमारे सही थे लोग, उनको उनकी तनख्वाहों का बजट आ गया, ठीक है। उन तनख्वाहों के बजट से उन सबको तनख्वाह मिल रही है, ओके, जो कि मंजूर नहीं हुई है, जो कि बजट में लग के नहीं आ रही है, और वो सारी अब उसके लिए सारे फंड खत्म, सारे जो चीजें हैं ये पेंशन के फंड खत्म कर दिए गए। वही मतलब जहां जहां से मिलता है, अब सारे चीखेंगे, लोग चीखेंगे कि भैया आप हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनका घर कैसे चलेगा। खवातीन को तो मैं कहती हूँ कि ये लेवरेज हासिल है कि उनको भाई की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, शौहर की तरफ, हर तरफ से मिलता है। लेकिन एक शख्स जो घर चला रहा है, जिसको बाप भी को भी देखना है, माँ को भी देखना है, बीमारी भी देखनी है, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो तो चीखेगा ना, उसके लिए करेगा, तो उसका तो कसूर नहीं है, ये सारी इंतजामिया की गफलत है। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, प्राइवेट इदारों में इस तरह के मसाइल सामने नहीं आते, उसका क्या बड़ा रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है, वहाँ पे टीचर्स को फौरन फारिग भी किया जाता है। आप क्या समझते हैं सर, ये हम अपने तालीमी निज़ाम को हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं? क्या पूरा एक स्ट्रक्चरल इनकलाब की ज़रूरत है हमारे माशरे में? देखिए, विल की ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपके अपनी सरकार में ऐसा इदारा मौजूद है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, जहाँ पे मेरिट है, और जिसने जो डिलीवर भी करता है। मैं बात करता हूँ तमाम अफवाज पाकिस्तान की, बिल्कुल। आप वहाँ पे चले जाएं, आप यकीन कीजिए, देखें कुछ भी कहें हम, कोई आदमी बगैर मेरिट के दाखिल नहीं हो सकता अफवाज, सही है, सब बेहतरीन काम करते हैं, आपके पास उनको फंड्स भी दिए जाते हैं, जब कोई बुराई आती है तो वो माशाल्लाह हमें सरखुरू भी करते हैं।
ठीक बिल्कुल सही है। है। अच्छा, तो फर्क क्या हुआ, मेरिट दें और फंड्स दें। अच्छा, अब बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा खुद बनाता है। मेरे पास पैसा जो है ना गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पैसा लेती है गवर्नमेंट से। अच्छा, अब गवर्नमेंट पैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देती है, किस तरीके से फंड मैनेजमेंट है। मुझे याद है जब मैं वाइस चांसलर बना पहले, तो मेरी पहली मुलाकात हुई चेयरमैन के साथ, HEC फेडरल के भी और सिंध से तो मुलाकात रहती थी। तो वो मसले चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के, सरकारी में नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा सर वर्टिकल स्ट्रक्चर्स पे क्यों नहीं जाते, यानी कि ग्राउंड प्लस वन बिल्डिंगें बना रहे हैं आप 200 एकड़ 400 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ पे, एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, उसके 10 यानी कि लाइक 10 एकड़ के बाद एक और ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। अब आप सोचिए इतने बड़ी 100 एकड़ 200 एकड़ को मैनेज करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितने लोग चाहिए, राइट? इट्स डिफिकल्ट। इसी को अगर आप वर्टिकल स्ट्रक्चर कर दें कि एक बहुत चौड़ी, मैं कहता हूं 5000 गज 10,000 गज के ऊपर 20 मंजिला बिल्डिंग बना दें, उस बिल्डिंग को जब आप मैनेज करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, या आपकी वो छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं 200 एकड़ पे होंगी, तो जहां पे आपको लाइनें भी डालनी है, पानी भी डालनी है चीज, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपकी आती है हायरिंग। सरकारी नौकरी, मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं एक सरकारी नौकरी दे दूं तो मेरे पास किसकी कॉल नहीं आएगी? मैं देखा अगर सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता और मैंने कहता है मुझे 10 टीचर हायर करने, कौन इंसान मुझे कॉल नहीं करेगा कि मेरे रिश्तेदार को हायर करे या मेरे गांव वाले को हायर करे? अच्छा, धमकियां भी मिलेंगी, बहुत कुछ होगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी की कॉल नहीं आती। शाह नादिर कोई कहता है कि भाई हमारे जानने वाला उसको देख लेना, और हमारे पास बोर्ड होता है, हम कहते नहीं भाई मेरिट पे होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा जो काम नहीं करता उसको हम वार्निंग भी इशू कर देते हैं। जो काम नहीं करता, बच्चा आता है, क्योंकि बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पैसा देता है, बच्चे को अगर टीचर नहीं पढ़ाता, बच्चा हमारे पास आता है, कहते सर ये तो पढ़ाते ही नहीं, तो हम फिर खुद चेक करते हैं, हम कहते हैं वाकई टीचर नहीं पढ़ाया, हमको वार्निंग देते हैं। अगर वो नहीं होता निकाल देते हैं, दूसरा टीचर हायर कर लेते हैं। सरकार में किसी को आप निकाल कर देख लें, आप निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। अब आप हो जाते हैं, कम्युनिटीज बन जाती हैं। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जब आपको पता है कि मुझे कोई नहीं निकालेगा, तो ना तो मैं पढ़ाऊंगा। आप एक काम करें, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या कहीं भी चले जाएं, वहां पे सुबह 9 बजे वाली क्लास जो होती है ना, सुबह आप 9 बजे पहुंच जाएं और आप देखें वहां पे क्या होता है। सवाल हमारा मकसद ये है कि देखिए सरकार जिस तरीके से चलती है इसको चेंज करना पड़ेगा। सरकार में एक इदारा है, आप यकीन करें आर्म फोर्सेस के अंदर अगर 7:30 बजे का टाइम है, 7:30 बजे अगर कोई इंसान नहीं आता तो उनके साथ क्या होता है वो आप उनसे पूछें, और वो जो करते हैं ना वो बाकी इदारों में भी कर लें। तो उसके बाद देखिएगा सिस्टम, देखें हर जगह आपके पास सिस्टम सरकारी है ना, वो भी उनके सिस्टम्स को आप कॉपी पेस्ट कर दें तो वो कहते हैं यार फौजी बन गए। तो भाई आप क्या फौजी क्या कोई दिमाग है? काम करते हैं ना, आप भी काम करें, सुबह आए, डिसिप्लिन है, काम करें, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है वो डिलीवर करें। चलिए सर, नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी, प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान के 2 मायानाज़ माहिर तालीम प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे अभी ब्रेक में पता चला कि आप कुछ बच्चों की प्रिपरेशंस भी करवा रहे हैं MD कैट और दीगर टेस्टों के हवाले से। सर, ये आइडिया आपने कहाँ से जनरेट किया? ये क्योंकि आपको ऐसी नौबत क्यों आई? आप तो अच्छे खासे प्रो वाइस चांसलर हैं, आप स्टूडेंट्स को इस तरह से क्यों तालीम दे रहे हैं? देखिए, मैं एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से स्ट्रगल करके पढ़ा हूँ, और माशाल्लाह मैंने स्कॉलरशिप हासिल की, बहुत बाहर भी पढ़ा, फ्रांस से बेहतरीन जामियात से 2 PhD की माशाल्लाह। सो डेफिनेटली अब पाकिस्तान वापस आएगा। लोग मुझसे पूछे पाकिस्तान क्यों वापस आ गए, बट पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है। पिछले साल एक बहुत खतरनाक इवेंट हुआ, एडमिशन टेस्ट हुए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, गवर्नमेंट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनमें हमारे इंटीरियर सिंध का बच्चा बेचारा मेजॉरिटी फेल हो गया। अच्छा, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने कि यार ये देखो इनकी परसेंटेज 80% है, 90% है, और ये एडमिशन टेस्ट पास देंगे, बहुत मजाक उड़ाया गया। अच्छा, मैं देखें एकेडमिक्स में हूँ, मेरी हर तरह के बच्चों से मुलाकात होती है, इंटीरियर सिंध के पता नहीं कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैं जानता हूँ बेचारे किस हालात में। आप यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ हुई वो तमाम मजाक सुन के लोगों के, क्योंकि हम मजाक उड़ाते हैं सब, कि उन बेचारों को कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो टेस्ट की तैयारी कर सके। यानी कि एक बंदे ने कभी टेस्ट की तैयारी नहीं की, उसको आप बिठा दें टेस्ट के लिए, तो वो बेचारा क्या परफॉर्म करेगा? उसने कभी जिंदगी में MCQs की प्रैक्टिस नहीं की, वो बहुत बुरा परफॉर्म करेगा, ना उसको एडमिशन मिलेगा, ना उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो तो कर ही नहीं सकता। तो उस वक्त मैंने तहिया किया, मैंने कहा यार जो मेरी सख्त में पॉसिबल है मैं करूंगा। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना हम अपना जो है ना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाएं। तो मैंने एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने पास पेपर्स उठाए और बहुत सारे क्वेश्चंस काम किए, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, सबने मिलके हमने एक 20,000 क्वेश्चंस का टेस्ट बैंक बनाया MD कैट और E कैट के लिए।
और उसको हमने लॉन्च किया, examprep.p के नाम है हमारी वेबसाइट का। आप उसके अंदर आए, सिर्फ 999 रुपए दीजिए और टेस्ट की तैयारी करें। उस टेस्ट की तैयारी के बाद आप MD कैट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ई कैट में परफॉर्म करेंगे। सिर्फ ये यहां पे नहीं रुकता, अगर कोई इंसान इतना गरीब है कि वो 1000 रुपए भी नहीं दे सकता, तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अप्लाई करे स्कॉलरशिप के ऊपर, हम उसको फ्री पढ़वाएंगे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस प्लेटफॉर्म का मकसद सेल्फ सस्टेनेबल होना है। और आप यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अभी हमने पिछले हफ्ते इसको लॉन्च किया है और हमने कम्युनिटीज़ को बताया जिनके पास गरीब बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, हंड्रेड्स ऑफ बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग कहते हैं 10% स्कॉलरशिप दी है, हमने 10% लोगों ने पैसे दिए, 90% फ्री में पढ़ रहे हैं। सो ये एक कंट्रीब्यूशन है जो मेरी तरफ से हमारी कम्युनिटी के लिए है। सो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं चाहूँगा कि जो हमारे इंटीरियर सिंह के स्टूडेंट्स हैं वो भी examprep.pk की वेबसाइट पे आएँ, वहाँ आने के बाद रजिस्टर करें, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और आराम से प्रैक्टिस करें। 1000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर नहीं भी कर सकते तो अप्लाई कर दें और आप उनको वेव कर दिया जाएगा। सिर्फ ये देख के कि वो वाकई गरीब हैं और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, तो उनको फ्री एक्सेस अवेलेबल की जाएगी कि वो तैयारी करें और डट कर आएँ, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और बिल्कुल मुकाबले का इम्तहान दें बाकी बच्चों की तरह जो अच्छे पैसे देके तैयारी करते हैं, और एडमिशन भी लें और मेरिट स्कॉलरशिप भी लें। बिल्कुल सर, आपकी ये वाली बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहिए आप, जिस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, मैं भी सर को खराज तहसीन पेश करूंगी, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं ये इंटरनेशनली बच्चे इसको कम्पीट कर सकते हैं, यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और इसको उनका लेवल इतना ज्यादा हो तो वो उसको कर सकते हैं। जी, आप कुछ? मैम, यही सवाल मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। सर, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के होते हुए इस तरह से तालीमी निज़ाम पे काम कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। आपका ताल्लुक एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, वहाँ के आपने मसाइल का बौछार आपने मेरे सामने रख दिया, तो मैम वहाँ पे ये टीचर्स को वेल क्यों नहीं किया? सब इतने सेल्फिश क्यों हो गए? इसलिए हर मुल्क की कामयाबी के पीछे तालीमी निज़ाम होता है कि हमारा जितना तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर होगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। ये क्यों इतना मसला क्या है? अच्छा, एक बात तो ये है कि सब सेल्फिश नहीं है, सारे टीचर्स सेल्फिश नहीं है, बहुत दिल जान से लगा के करते हैं। और मेरे अपने डिपार्टमेंट में हमारे सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को, कि वो किसी ना किसी, जैसे कि सर ने कहा कि बहुत गरीब बच्चे आते हैं और इंटीरियर सिंध से आते हैं। हमारी तो फेडरल यूनिवर्सिटी है, हमारे पूरे पाकिस्तान से आते हैं, और ऐसे बच्चे आते हैं कि जो रात को होटल में काम करते हैं, वहीं सोते हैं और सुबह हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। इतने ज़्यादा गरीब बच्चे वो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हमारा इदारा, सारे नहीं हैं ऐसे, कोशिश करते हैं बच्चों को आगे ले जाएं। जैसे मैंने कहा कि हम 200 के करीब बच्चे जो हैं हमारे बाहर पढ़ रहे हैं। अगर हम कोई बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब तक कि टीचर उसको, या हेड है या डिपार्टमेंट है, उसको पूरा वेरीफाई नहीं करेगा, ईमेल्स ये वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा, तब तक उसका एडमिशन नहीं होता। सर जानते होंगे अच्छी तरह से कि अगर आप एक चीज भी उसमें छोड़ देते हैं तो बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं करती है। तो हम करते हैं सारे, ये कर रहे होते हैं। मेरे पास अभी हालिया दिनों में मैंने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड के मिनिस्टर इस्माइल राव साहब, उनके साथ भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे इस बात की मेक श्योर करवाया था कि जो हमारे माशरे में खासतौर पे कराची में और इंटीरियर सिंध के अंदर जो जाली डिग्रीज का कॉन्सेप्ट है, उनके बकौल हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, खत्म कर दिया, और उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। तो आप इस बात को एंडोर्स कर सकती हैं, वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ ये हवा में बातें थी? मैं असल में यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से बता सकूंगी कि माजी में ऐसा होता रहा हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये जाली डिग्री का इस तरह का कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन होती हैं ये चीजें, और कहीं ना कहीं से कुछ करवा लेते हैं। एक ये घोष स्टूडेंट्स का भी काफी ज्यादा मसला है। हमने घोष एम्प्लॉयज तो देखे हैं गवर्नमेंट सिंध के इदारों में तादाद भरे पड़े हुए हैं। एक घोष स्टूडेंट्स में जो यूनिवर्सिटीज आते नहीं है, उनके एग्जाम भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, उनकी डिग्री भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अच्छा, चले, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही जबरदस्त सवाल किया। वो इसलिए कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल से फीसेस का जो नहीं दी गई हैं, वो कोई पता नहीं कितने करोड़ का डेफिसिट है, जो कि स्टूडेंट ने फीस दी ही नहीं है। ओके। अच्छा, दाखला लेके बैठे हुए एमफिल पीएचडी की इंचार्ज हूँ तो तकरीबन 14 ईयर्स से मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की। तो ऐसे स्टूडेंट है दाखला लेके बैठ जाते हैं, 9 साल हो गए, आपका ना एमफिल हो रहा है ना पीएचडी हो रहा है, और आप फीसेस भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के, और फिर जो ये तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें हैं,
अभी तो हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है, ये चीज़ कम हो गई है। वो क्या करती थी कि अपने अपने वो बना लेती थी, जैसे ये अब ये आपका बना हुआ है डेस्क बना लिया उन्होंने, ये जो है वो PSF है, तो ये जमात इस्लामी है, तो ये है, मतलब वो उनका इतना होल्ड था। फिर वो कहती थी स्टूडेंट को कि हम तुम्हारे दाखिले करा देंगे, जो है जैसा है उनसे फीसेस ले ली, वो कर लिया, यूनिवर्सिटी को दी ही नहीं। अब जो गरीब बच्चा आया उसको तो नहीं पता कि मेरी तो फीस जमा नहीं हुई है, या इस तरह के मसाइल हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी उसमें होती रहती हैं कि यूनिवर्सिटी के पास ना तो पैसे आ रहे होते हैं, ना फीसेज आ रही होती हैं। प्रोफेसर साहब, जिस सर मैम ने तफसीली गुफ्तगू इस बारे में भी रोशनी डाली है, सर ये इशू हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या एक टाइम पीरियड टाइम फ्रेम सेट करने की ज़रूरत है? अगर कोई स्टूडेंट 2 साल तक एनरोल नहीं होला दोबारा, तो हम उसको यूनिवर्सिटी से हम रस्टिकेट कर दें, निकाल दें? मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस तरह की पॉलिसीज बन सकती है, बट जो सर मैडम बता रही हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और आपने बहुत से सवाल पूछा, मानने की बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सूबे का भी नाम नहीं लूँगा, यूनिवर्सिटी का भी नाम लूँगा। सरकारी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी हैं जिनके पास सैकड़ों एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिसमें हजारों तलबा पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितने, मुझे अभी कुछ दिन पहले मैं एक हायर एजुकेशन के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, वहाँ डिस्कशन हुई, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कोई 40,000 के करीब बच्चा जो है ना वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर है। तो मैं तो परेशान हो गया कि 40 लाख बच्चा अगर हमारे कॉलेजेस में, तो है का दिखता क्यों नहीं हमें? अब आप ये सोचिए, दूसरा सवाल, अगर वो 40 लाख बच्चा डिग्रियां लेके आ गया तो क्या होगा? इसका मतलब है कुछ मसला है, जो आप बता रहे हैं ना, वैसी कुछ कहानी है। इसको देखिए, मैं हर प्रोग्राम में मैं ये बात बताता हूं, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन टेक्नोलॉजी है। आप यकीन कीजिए, मैं बना दूंगा सोल्यूशन। मैं तो पहले भी बोला, जैसे मैंने ये बोला ना, मैंने बना भी दिया, मैं वो भी बना दूंगा कि आप एक बच्चे को रजिस्टर करके उसकी तालीम के बगैर, बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरह के मसाइल के लिए बनाया गया। तो उसके अंदर बच्चा जो तालीम हासिल करेगा ना, उसी की डिग्री होगी, और जो टेस्ट देगा उसी की डिग्री होगी, और जब वो नौकरी पे जाएगा तो वो वेरीफाई करेगा सिस्टम हमारा कि ये जो साहब नौकरी के लिए आए हैं, ये वही साहब हैं जिन्होंने ये कोर्स यहाँ से पढ़ा था और इन्होंने ही दिया था। तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एम्बेड होगी, और ये बन रहा है माशाल्लाह, बन भी गया हमारा काफ़ी तक प्लेटफॉर्म। तो हम देखेंगे, अगेन एडॉप्शन इज ऑलवेज प्रॉब्लम, लोग तैयार नहीं होते, बट इसका मकसद ये होगा कि जैसे अभी होता है ना कि मैडम ने मेरी जगह इम्तिहान दिया, मैडम ने डिग्री दी मेरे नाम की, मैं डिग्री लेके आपके पास नौकरी के लिए, आपने कहा काशिफ महमूद की डिग्री तो है, आपने कहा डिग्री तो डिग्री होती है, आपने मुझे नौकरी दी। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, काशिफ महमूद का नाम रजिस्टर है, मैडम आई पेपर देने, मैडम को पूरा बायोमेट्रिक रजिस्टर कर लिया उसने, अब वो रजिस्टर किया जा रहा है। अब मैं आपके पास आया डिग्री लेके, वो डिग्री चेक करेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बिठाएंगे, वो प्लेटफॉर्म बता देगा कि भाई काशिफ महमूद की डिग्री सही है, बट जो शक्ल है ना, ये शक्ल काशिफ महमूद वाली नहीं, शक्ल ये है। तो अब मैडम ही काशिफ महमूद की डिग्री पे जॉब ले सकती हैं, अदरवाइज को ले नहीं सकेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं उनके ऊपर और लेके आएंगे। बट अगेन ये वही वाली बात है कि इसमें हमें देखें लोगों की मदद की जरूरत है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक लिमिटेशंस हैं, मैं उस हद तक ही जा सकता हूँ। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म बनाएं, इसका एक मॉडल बनाएं छोटा सा, ताकि हम लोगों को दिखाएं। देन मुझे पता है कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, इंशाल्लाह हम इसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। सर, इसमें एडॉप्शन की आपने बात कर रहे हैं ना, सरकारी यूनिवर्सिटीज में सर जनरेटर बिजलियां है नहीं, वहाँ पे आज भी अटेंडेंस वैसे ही लगाई जा रही है ऑटोमेटिकली। आपकी गलतफहमी है। अच्छा, चेंज हो गया, बायोमेट्रिक पे आ गया, इसलिए हमने सुना था पहले। अच्छा, मैं कहती हूँ कि अब जो सिस्टम चेंज हुआ है और इसका चीज़ों को देखना शुरू किया है, मतलब अब इस वक्त में ये हुआ है कि जो अभी हमारे नए वीसी आए हैं, उन्होंने इस सिस्टम को रखा है कि फीसेस भी चेक की जाएं कि कौन नहीं दे रहा है। मतलब अब तुम मेरे दोस्त करीब हो, मेरे बेटे हो या मेरे जो भी हो, तो मैंने सरफ नज़र कर लिया कि मैंने आपकी फीस ही नहीं ली, ठीक है, और आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे वीसी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो नहीं फीस देता, जो नहीं कर रहा है, आप उसका दाखिला कैंसिल कर दें। ओके, तो सही है। अब जो 9 साल से बैठे हुए हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनका दाखिला कैंसिल कर दें, ताकि अगली तो सीट जगह खाली हो ना उसके लिए, दूसरों लोगों के लिए। वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस तरह से। मुलाजमीन के लिए बहुत उनकी कोशिशें हैं कि वो जो है किसी न किसी तरह इसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ और वो करें, और सिस्टम बन रहा है हमारा। अब बनना शुरू हुआ है कि जो चीज़ें जहाँ ख़राब हो रही हैं उनको ठीक किया जा रहा है। मतलब
असल में यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी एक बिल्डिंग है, सबसे पहले तो स्टूडेंट है, आपका तालिब इल्म है, आपकी बिल्डिंग है, टीचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन काम सही नहीं करेगी तब तक कि आपका निज़ाम खराब होता चला जा रहा है। तो उनकी बड़ी कोशिश है कि जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है जिनको कंप्यूटर का सी नहीं आता, जिनको ना उर्दू लिखनी आती है ना इंग्लिश लिखनी आती है, जिनको कुछ आता ही नहीं है वो करेंगे कैसे? आप उनसे काम कैसे लेंगे? आप एक लेटर उनको ड्राफ्ट करने के लिए दें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या है। अब एक जो बाहर जो पूरी दुनिया में जिसने काम किया है, जिसको दुनिया मानती है, जिसको लोग समझते हैं, जिसको इदारे की जरूरत नहीं है, इदारे को उसकी जरूरत है। एक ऐसा शख्स आके आपके साथ आपके पास आके काम करना चाह रहा है और आपकी भलाई के लिए काम करना चाह रहा है, तो और आप फिर उसको वो काम नहीं करने देना चाह रहे हैं और अगर उसके खिलाफ जा रहे हैं कि अगर वो कोई इस तरह के इकदाम लेता है, तो वहाँ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जो है मतलब लास्टली एक छोटा सा सवाल इसी से मुझे अभी कैच कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सारे मसाइल आप बता रही हैं, काम करने नहीं दे रहे, तो इनकी कोई कंप्लेन फाइल करने का कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, आप कंप्लेन, अब जैसे मैं हूँ, मैंने कंप्लेन फाइल मैंने अपने हेड हूँ, मैंने अपने टीचर को शो कॉज दे दिया। मेरे टीचर मजाक उड़ाते हैं कि दूसरों को कहते हैं कि आपने सीरियस ले लिया, हमने तो सीरियस ही नहीं लिया। अब इस लेवल पे अगर हो, यानी मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, मैं पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं बता रही हूँ, जो ज़ाब्ता खान शिनवारी साहब ऊपर बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपने टीचर को जब मैंने, अब व्हाट्सअप हमारा चलता है, तो मैंने उनको कहा कि देखें ये इस तरह से है, ये है वो है, तो आगे से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास ना, मतलब वो दूसरों को कह रहे हैं कि आपने सीरियस ले लिया, हमने तो मजे से खाना खाया, सोए, हम आराम से सोए। इस लेवल पे आप किस तरह से काम करवाएंगे? सही है, करवाएंगे। ये मिसाल है मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की कि जहाँ पर कि ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है जिनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। और जो है उसके बाद इतनी ज्यादा जो है ना वो लोगों को लिया गया है जिनकी जरूरत ही नहीं है। आपको एक माली की जरूरत है तो आप 10 माली क्यों रखते हैं? ठीक है, और वो भी नहीं काम कर रहे हैं। तो मसाइल तो वाकई मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से, तो मैं ये सारी यहाँ पर बात कर रही हूँ ताकि पता चले लोगों को। मैम की आपने गुफ्तगू सुनी, सर मेरिट को हम किस तरह से अपने माशरे में बेहतर बना सकते हैं? अब तो हर जगह ही धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आ रही है मैम की बात। शाह साहब, मैं इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ना रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है और आप खुद भी एंडोर्स करेंगे। इस वक्त यूके की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में, और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे वो फॉरेन स्टूडेंट से पैसा कमाते थे, फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगती जा रही हैं, आने नहीं दिया जा रहा, और बच्चा यूनिवर्सिटी सेक्टर से निकल रहा है। मेरे ये भी अल्फाज आप रिकॉर्ड पे रखिएगा कि अगले 2 से 3 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट का शायद कोई बिल्डिंग ही नहीं होगी, वो इसके ऊपर चलती होगी। सो सवाल यहाँ पे ये है कि इनकी यूनिवर्सिटी, वो वाली यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी, वहाँ वो मसला नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटियाँ वुड बी इन ट्रबल अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया। अब आपकी बात आती है मेरिट पे। देखिए, सबसे पहले ना कोटा सिस्टम खत्म कर दो। कोटे सिस्टम की ज़रूरत थी 1970 में, 60s में, जब आपके पास एक एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग थे और ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे तालीम याफ्ता लोग या कॉलेजेस कॉलेजेस होते ही नहीं थे। आज आप केपकी में चले जाएं, आपको बेहतरीन स्कूल में, सरकारी स्कूल बेहतरीन है, मैं हर साल जाता हूँ, बेहतरीन स्कूल है। पंजाब में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, 99%, 90% उनकी यहाँ लिटरेसी रेट है। अब आप मुझे बताएं तो कोटे सिस्टम की क्या जरूरत है? जब आप मेरिट पे रखेंगे, आप, मुझे सिंपल सी बात है, जितने लोग कोटे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनकी जो पर्सनल कंपनीज हैं उनसे पूछें कि क्या उस कंपनीज में वो कोटे सिस्टम के थ्रू रखते हैं, वो मेरिट पे लगते हैं। वो क्यों मेरिट पे रखते हैं? जब एक बंदा मेरिट पे आता है ना तो वो सही फैसले करता है। देखें, 90% मेरिट वाले लोग 10% नॉन मेरिट लोगों को चला लेंगे, लेकिन 90% नॉन मेरिट वाले लोग 10% मेरिट वाले नहीं चला सकते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको मुल्क चलाना है या आपने जो है ना वो पर्सनल वफादारियां निभानी है। तो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल मौका है
कि हम इस वक्त मुल्क में मेरिट को फ़रोग करें, जो भी जॉब आए वो जॉब जो है ना उसको पब्लिसाइज करें, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दी, आपके पास जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन बेहतरीन है। आप मुझे बताएं आपका कौन सा जो अफसर है वो आपको जो है वो कमजोर दिखेगा? बेहतरीन पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। आर्म फोर्सेज, मैंने आपको बोला, आप जाएं किसी बंदे से आप बात करें, आप किसी को उठा लें अफसर को और उसको बोलें आगे आपसे बात कर लेगा, वो बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरिट पे आते हैं। आप मुझे बताएं जब दोनों इंस्टीट्यूशन आपको दिखा रहे हैं मेरिट पे और सही है, तो यार ये चीज हम बाकी पे भी कर सकते हैं ना, कि आपको जो भी रखना है मेरिट पे, टीचर रखना है मेरिट पे रखें, आपको कोई भी ऑफिसर रखना है मेरिट पे रखें। सर बिल्कुल ऐसे ही ना, वो कमाई के धंधे खत्म हो जाएंगे ना। मैम लास्ट कमेंट्स इसी हवाले से, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं मामला? सोच में पड़ गई हूँ मैं किस तरह से कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। सर मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहूंगा कि हमारी नियत नहीं है, नियत नहीं है, हमारी नियत नहीं है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम। कोशिश करते हैं कि हम सब अपने जितना हो सके अपने किरदार से अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकें, जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ महमूद साहब काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।